हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल। और आपका जो आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक असेंशियल टॉपिक है। अलेक्जेंडर पोप का एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। सो देखो, ये एक जो वर्क है आपका एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये एक फेमस क्रिटिकल पोयम है जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी इसको। ठीक है। अब ये अराउंड आपके 1709 में इसको लिखा गया था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1711 में। और सबसे बड़ा शॉकर ये था कि पोप सिर्फ ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने इतना मैच्योर काम लिखा। सो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये देखोगे, सो ये क्या है, इट इज अ डायडेक्टिक पोयम। ठीक है, जो हीरोइक कुप्लेट्स में लिखी गई है। मतलब कि हर दो लाइंस में यहाँ पे राइम आपको करते हुए दिखाई देगा और ये एक रिदम फॉलो करती है। सो ये जो है, ये पोयम आपके इयामिक पेंटामीटर्स में लिखी है और ये बिलोंग करती है आपके न्यो क्लासिकल पीरियड का टेक्स्ट है ये, जहां लॉजिक, बैलेंस, रूल्स, इन सबको इंपॉर्टेंस दिया गया था। सो पोप पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किसका था, आप लोग बताइए। इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था आपके हॉरेस का, ठीक है, लॉन्जाइनस का, इनका सबका, इन पे यहाँ पे आपका बोलियो का, इनका इनके ऊपर आपको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा। उन्होंने अपने मेंटोर विलियम वॉल्श को ये वर्क डेडिकेट किया हुआ है। सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये वर्क किसको डेडिकेट किया गया है, सो दिस वर्क हैज बीन डेडिकेटेड टू विलियम वॉल्श, जो इनके अर्ली मेंटोर थे। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ये समझो कि ये जो वर्क है, ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्रिटिसिज्म माना जाता है। पोप को पोएट ऑफ रीजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका पूरा फोकस लॉजिक, ऑर्डर और बैलेंस पर होता है। नाउ अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाट इज दिस, आपका इसको बोला जाता है, इनको ध्यान में रख लेना। नाउ व्हाट इज दिस ऐसे अबाउट, सिंपल भाषा में समझो। पोप क्रिटिक्स को सिखा रहे हैं कि लिटरेचर को जज कैसे करना चाहिए। सो उनके अकॉर्डिंग लिटरेचर में जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म कोई रैंडम ओपिनियन नहीं होता। उसके लिए आपको नेचर, रीजन और क्लासिकल रूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। आप ऐसे रैंडमली किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। सो वो वार्न भी कर रहे हैं साथ में यहाँ पे कि बैड क्रिटिसिज्म उतना ही डेंजरस है जितना कि एक बैड राइटिंग है। मतलब कि अगर क्रिटिक ही गलत जजमेंट दे रहा है आपका, तो अच्छा लिटरेचर भी कहाँ पे समझ आएगा उसको। अगर आप देखो यहाँ पे सोशल मीडिया पर लोग आजकल आप देखोगे यहाँ पे बिना सोचे समझे रिव्यूज दे देते हैं। ये पोप उसी चीज के अगेंस्ट है, यहाँ पे उसी चीज के अगेंस्ट वो हमें ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं यहाँ पे आपका, कि ये जो रिव्यूज दिए जा रहे हैं, ये जो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। रैंडमली आप कुछ भी जाके बोल दोगे यहाँ पे तो पीपल विल लिसन यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आपको लंबे टाइम पे आपको ये सब करना है तो यहाँ पे कोई जनता बेवकूफ नहीं है जो आपकी बातें सुनेगी फालतू में। ठीक है। अब आप इसके स्ट्रक्चर पर आ जाओ यहाँ पे। ये जो पोयम है ये 3 क्लियर पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट का फोकस आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आप यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखो। ठीक है। ये पार्ट 1 आ जाता है यहाँ पे। अब पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 में पोप हमें बताते हैं कि गुड क्रिटिसिज्म के रूल्स यहाँ क्या है। यहाँ वो नेचर, रीजन और ये जो इनके एंशियंट यानी जो आपके क्लासिकल राइटर्स है ना, उनको ये एक गाइड की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे आपका। ठीक है। इज प्रेजेंटिंग द एंशियंट राइटर्स एज द गाइड। गॉट इट। फिर पार्ट सेकंड आ जाता है आपका यहाँ पे। पार्ट सेकंड में क्या हो रहा है? पार्ट सेकंड में वो एक्सप्लेन करते हैं कि लोग गलत क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं। जैसे कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है ना, प्राइड, जिसे प्राइड बोला गया है, आधी अधूरी नॉलेज है ना, या सिर्फ एक दिखावटीपन करना, शो ऑफ करना। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको थोड़ा सा कैसा लग सकता है? इट इज अ बिट सटायरिकल। ठीक है। इस पार्ट में ये थोड़ा सा सटायरिकल पार्ट है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे पोप जो है ये लोगों की वीकनेस को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है। फिर पार्ट 3 आ जाता है आपका यहाँ पे। नाउ व्हाट डज इट डील विद? पार्ट 3 में वो आइडियल क्रिटिक का पिक्चर देते हैं हमको यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो है ये एक ऑनेस्ट, हम्बल और करेजियस क्रिटिक है जो सच बोलने से नहीं डरता। लेकिन लेकिन आपको ये भी देखना है यहाँ पे कि वो एरोगेंस भी नहीं दिखा रहा है, घमंड भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स आपको क्लैरिटी की बेस पे समझो। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे जो पार्ट 1 है यहाँ पे। अब इस फर्स्ट पार्ट में अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे एकदम क्लियर फाउंडेशन सेट कर रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वो बोल रहे हैं कि गुड क्रिटिसिज्म का बेस ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे फोकस करना, इसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है। तो सबसे पहला और सेंट्रल आइडिया उन्होंने दिया है कि नेचर इज द सुप्रीम स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे उन्होंने नेचर को तवज्जो दिया है। तो यहाँ नेचर का मतलब ट्रीज माउंटेन नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल ट्रूथ रीजन और ऑर्डर है यहाँ पे आपका। व्हाट इज इट? दिस इज द नेचर फॉर पोप। पेड़ पहाड़ बॉय उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, रोमांटिसिज्म की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने यूनिवर्सल ट्रूथ रीजन और ऑर्डर की बातें कर रहे हैं, जो हर टाइम पे हर कल्चर में वैलिड होती हैं। सो पोप कहते हैं कि एक ट्रू क्रिटिक अपनी पर्सनल पसंद या फैशन ट्रेंड से जज नहीं करता, बल्कि नेचर के प्रिंसिपल से सेट करता है। सो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल, ये जो है ना यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल राइटिंग भी दी है यहाँ पे। और वो राइटिंग क्या है? उन्होंने बोला है, दोज रूल्स ऑफ ओल्ड discovered, not devised, are nature still, but nature methodized। तो ये उन्होंने काफी कोड यहाँ पे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एंशिएंट ने रूल्स बनाए नहीं, बल्कि डिस्कवर किए हैं। मतलब होमर और वर्जिल ने जो लिखा है वो एक्चुअली नेचर का ही रिफाइंड वर्जन है। इसीलिए पोप कहते हैं एंशिएंट्स को फॉलो करो। तो एंशिएंट को फॉलो करना मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली अपने नेचर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो इस पे वो बात कर रहे हैं। अब एंशिएंट का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोप स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि क्रिटिक बनने से भी पहले, ठीक है, तुम्हें क्लासिकल राइटर्स को डीपली पढ़ना पड़ेगा, उनको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। जैसे अब वो एग्जांपल दे रहे थे यहाँ पे कि वर्जिल ने अपनी जो एपिक लिखी है, तो वर्जिल ने अपनी एपिक्स लिखने से पहले उन्होंने होमर को इतना डीपली पढ़ा है कि उसे समझ आ गया था यहाँ पे वर्जिल को कि होमर की राइटिंग और नेचर एक ही चीज है। इसीलिए पोप यहाँ पे आपको काफी स्ट्रांगली एडवाइस भी कर रहे हैं, बी होमर, है ना। वो एडवाइस देते हैं, बी होमर्स वर्क योर स्टडी एंड डिलाइट। मतलब कैजुअली नहीं, सीरियसली और रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो बात कर रहे हैं। फिर वो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे एक ये यहाँ पे देखो उन्होंने ये वाला कोड दिया है यहाँ पे। फिर वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक उन्होंने काफी सटल लेकिन पावरफुल डिस्टिंक्शन दिया है, एंड विच इज अबाउट विट वर्सेस जजमेंट। तो विट मतलब क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आपके फ्लैशी आइडियाज हो गए, आपका जजमेंट हो गया मतलब कि कंट्रोल, टेस्ट और लॉजिक सेंसेस। सो पोप यहाँ पे हमको वार्न कर रहे हैं कि अगर किसी के पास सिर्फ विट है और जजमेंट नहीं है, तो वो सुपरफिशियल और ओवर स्मार्ट क्रिटिसिज्म करेगा, है कि नहीं है। और एक गुड क्रिटिक के पास जजमेंट ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो डिसाइड करता है क्या सही है और क्या नहीं। सो बेस्ट सिचुएशन तब होती है जब दोनों बैलेंस में हो। फिर फाइनली पोप यहाँ पे क्या बता रही है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें बता रहे हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर फाइनली वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपका, वो एक ह्यूमन लिमिटेशंस पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी क्रिटिक ऑल नोइंग नहीं होता, कि उसको सब कुछ ही पता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए एरोगेंस, जो घमंड है, वो डेंजरस है। सो उनकी फेमस यहाँ पे आपकी लाइन आ जाती है, और वो यहाँ पे आती है, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। यहां से आता है। इसी लाइन से वो वार्न करते हैं कि हाफ नॉलेज सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। फिर वो यहाँ पे आपका एक बात करते हैं ये पीरियन स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। सो पीरियन स्प्रिंग का मेटाफोर यहाँ पे उन्होंने यूज किया है। सो मतलब कि नॉलेज का सोर्स, पीरियन स्प्रिंग मतलब इट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। सो या तो डीपली पियो, मतलब कि पूरे प्रॉपरली सीखो अगर सीखना है, या मत ही पियो यानी मत ही सीखो, या आधा अधूरा नॉलेज आधा अधूरा काम मत करो। वो इस पे बात कर रहे हैं आपका यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाता है आपका पार्ट सेकंड। अब इस सेकंड पार्ट में जो पोप है वो एकदम ही थोड़ा, आप यूं समझो थोड़ा सैविज मोड में आ गए यहाँ पे। सो यहाँ वो बताते हैं कि क्रिटिक्स क्या है, गलतियां करते हैं। तो ये पार्ट थोड़ा एंटरटेनिंग में आपको लगेगा यहाँ पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पार्ट है आपका जो ह्यूमन वीकनेसेस को एक्सपोज कर रहा है। सो सबसे पहले ये फॉल्ट बताते हैं यहाँ पे प्राइड की, घमंड की फॉल्ट बता रहे हैं। और पोप बोल रहे हैं कि भाई ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। जब क्रिटिक को लगता है कि सिर्फ उसका ही ओपिनियन सही है, तो तब तो वो ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, वो किसी के वर्क को, रियल क्रेडिट्स को देख ही नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए पोप कहते हैं कि प्राइड फूल्स का परमानेंट डिफेक्ट है। सो ये क्या है, ये अगर प्राइड है आपके क्रिटिक के अंदर, अगर वो घमंडी है, तो ये जजमेंट को डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है। फिर दूसरा फॉल्ट बताते हैं ये आपका जजमेंट को लेके, है ना। तो ये बोलता है जजिंग बाय पार्ट्स नॉट द होल, कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपने किसी वर्क को जज कर रहे हो। मतलब क्या है, कुछ क्रिटिक्स एक दो ब्यूटीफुल लाइंस देखकर पूरी पोएम को ग्रेट बोल देते हैं,
सो वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो तरीका है तुम्हारा, यहाँ पे एक दो लाइनें बोल के पूरे वर्क को ग्रेट बोल रहे हो, इट इज रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। तो ये एक गलत तरीका है। एक वर्क को ओवरऑल स्ट्रक्चर और डिजाइन के बेसिस पर जज किया जाता है, और तुम ऐसे ही जज करो। जैसे किसी फेस को सिर्फ तुम आंख देखकर नहीं बोल सकते कि नहीं ये बहुत ही सुंदर है ना, वैसे ही लिटरेचर को किसी एक लाइन से तुम जज नहीं कर सकते हो। तीसरा इन्होंने यहाँ पे फॉल्ट के बारे में बात की है, विच इज अबाउट कंसीट। ठीक है, तो ये कंसीट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको ये क्लेवरनेस भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये जो फॉल्ट है, ये इसका मतलब है कि तुम किसी चीज को ओवर वैल्यू कर रहे हो। तो कुछ क्रिटिक्स क्या है, वो फ्लैशी वर्ड प्ले और विटी लाइन से इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें उनकी मीनिंग की परवाह ही नहीं रहती है। पोप इस मेथड को बोलते हैं ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग राइटिंग बोलते हैं इसको। वो ऊपर से शाइनी है लेकिन अंदर से खोखली है। उनका मतलब क्या है, पोप के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाह रहे हैं, पोप बोल रहे हैं कि जो ट्रू लिटरेचर है, ट्रू लिटरेचर में जो मीनिंग है और जो उसका साउंड है, मतलब जिसके थ्रू ब्यूटी आ रही है आपकी, ये दोनों होने चाहिए। ये नहीं कि तुमने कुछ भी फ्लैशी वर्ड लिख दिया और उसका मतलब ही निकल के नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। फिर ये फोर्थ फॉल्ट बता रहे हैं यहाँ पे आपका, जजिंग बाय स्टाइल अलोन। मतलब कि कुछ लोग बस लैंग्वेज देखते हैं, कितनी एलिगेंट है, कितनी पॉलिश्ड है, बट कंटेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो पोप यहाँ पे इन लोगों को क्लियरली बोलते हैं कि स्टाइल का काम मीनिंग को सर्व करना है भाई, रिप्लेस करना नहीं है। अगर वर्ड्स बहुत ज्यादा हो और सेंस कम बन रहा हो तो वो एम्प्टी शो ऑफ है, खोखला दिखावा है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इनको मत करो। फिर ये फिफ्थ फॉल्ट को बता रहे हैं यहाँ पे, जजिंग बाय नंबर्स। यानी फॉल्ट सिर्फ मीटर या साउंड पर फोकस किया ढूंढा जाता है फोकस करके। कुछ क्रिटिक्स को बस रिदम और म्यूजिकल क्वालिटी पसंद आती है, और वो आइडियाज को इग्नोर कर देते हैं, कंटेंट को इग्नोर कर देते हैं, मीनिंग मीनिंग मतलब सब छोड़ देते हैं। हाँ, रिदम है कि नहीं है इस पे फोकस करते हैं, तो वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। वो आइडियाज को इग्नोर कर देते हैं। तो पोप ने यहाँ पे अपना फेमस प्रिंसिपल इनडायरेक्टली सेट किया है, और वो क्या है, साउंड मस्ट इको सेंस। ये वो यहाँ पे आपका बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको फोकस करना है, वो इसी फॉल्ट की वजह से उन्होंने इस प्रिंसिपल को सेट किया था। मतलब कि जो फीलिंग या आइडिया है उसका अकॉर्डिंग ही साउंड होना चाहिए। ठीक है, फिर ये आपका सिक्स फॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फॉलोइंग फैशन एंड सेक्स। तो अब ये क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब कि फैशन और ग्रुप को जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हो, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। जैसे आज के टाइम पे आप देखो ना, अपना किसी रील पे, किसी गाने पे रील स्टार्ट हो जाती है तो सारी जनता, सारी दुनिया उस पर रील बना रही है, सब उसको प्रेज करेंगे, चाहे वो कंटेंट कितना ही वीक हो, कितना ही चीप हो, कितना ही छपरी हो। ठीक है, ये उसके बारे में, उसी कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई ये फैशन ट्रेंड्स को मत फॉलो करो। पोप बोलते हैं कि गुड क्रिटिक इंडिपेंडेंट थिंकर होता है, ना कि ब्लाइंडली किसी मतलब ओल्ड को रिजेक्ट करता है, और ना ही किसी ब्लाइंडली न्यू आइडिया को एक्सेप्ट करता है। और ये लास्ट फॉल्ट बताते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग द एंशियंट्स ब्लाइंडली। अब यहाँ पे भी वो एंशियंट को फॉलो करने के लिए बोलते तो है, लेकिन ब्लाइंडली मत फॉलो करो। तो यहाँ थोड़ा ये जो आइडिया है ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। क्यों? क्योंकि पोप तो एंशियंट्स को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद भी उन्होंने ये चीज बोली है। वो बोलते हैं कि भाई ब्लाइंडली वर्शिप करना भी गलत है। अगर कोई क्रिटिक हर मॉडर्न वर्क को रिजेक्ट कर दे सिर्फ इसीलिए कि वो एंशियंट स्टाइल की कॉपी नहीं करता, तो वो भी इक्वली ही गलत है। तो ये सारे फॉल्ट्स उन्होंने अपने वर्क में बताए थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आता है आपका द साउंड एंड सेंस प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये क्रिटिसिज्म को लेके इसको आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो ये इनका सबसे फेमस प्रिंसिपल है, और वो क्या प्रिंसिपल है, द साउंड मस्ट सीम एंड इको टू द सेंस। मतलब कि पोयम का साउंड यानी उसका म्यूजिक और रिदम, उसके मीनिंग जो सेंस है ना, सेंस मीन्स इट्स मीनिंग, ये मीनिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। ये उसके मीनिंग के साथ मैच करना चाहिए। मतलब सिर्फ क्या कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे कहा जा रहा है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। पोप इस आइडिया को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बल्कि वो इसे अपनी पोयम में प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, है ना। जब वो अपने हैवी या स्लो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो लाइन का रिदम भी स्लो और ड्रैगिंग हो जाता है, अगर आपने इनके वर्क्स पढ़े होंगे। और जब स्पीड या लाइटनेस दिखानी होती है तो लाइन फास्ट और स्मूथ हो जाता है ना। तो ये आप देखो यहाँ पे आपका एक आपका अजैक्स वाला ये रहा, ये जो आपका साउंड है ना, यहाँ पे ये वाला जो कोड यहाँ पे लाइन यूज किया गया है, तो ये जो अजैक्स वाला लाइन है ये हैवी है।
तो वर्ड्स भी स्लो और फील हो रहे हैं। और कैमिले वाला एग्जाम्पल देखो आप एकदम, वो आपका फास्ट फ्लो करता है। नॉट सो व्हेन स्विफ्ट कैमिला स्कॉर्स द प्लेन, फ्लाइज ओवर द अनबेंडिंग कॉर्न एंड स्किम्स अलोंग द मेन। ठीक है, बस ये इसको एक बार रीड कर लेना, इसको डिटेल में आपको जाने का जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में आपके एग्जाम में पूछते भी नहीं है। ठीक है, बट क्योंकि हम टेक्स्ट आपका रीड कर रहे हैं तो दैट इज वाई वी आर एड्रेसिंग एवरीथिंग। ठीक है, सो ये आपका मतलब ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम ओनोमेटोपोइया और साउंड सिंबोलिज्म बोलते हैं आपका यहाँ पे। ठीक है, सो क्या है परफेक्ट पोएट्री कैसे होती है? जब साउंड और सेंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि अपोज करते हैं। ठीक है, फिर ये क्वालिटीज बता रहे कि भाई एक गुड क्वालिटी, गुड क्रिटिक की क्वालिटी क्या होती है। तो इस पार्ट में पोप आइडियल क्रिटिक के कैरेक्टर्स को बिल्ड कर रहे हैं, है ना। और ये सबसे पहले क्या आता है भाई, क्या चीज होनी चाहिए? ही मस्ट बी ऑनेस्ट। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे आपका ऑनेस्टी को बताया है। क्रिटिक को सच बोलना चाहिए, ना कि अननेसेसरी प्रेज करना चाहिए, ना ही अनफेयर क्रिटिसिज्म करना चाहिए। अगर वर्क वीक है तो क्लियरली बोलना चाहिए, सिर्फ फ्रेंडशिप या फेवर के लिए प्रेज नहीं करना चाहिए। फिर सेकंड उन्होंने बताया था यहाँ पे आपका इम्पार्शियलिटी। ठीक है, मतलब क्रिटिक को ऑथर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर राइटर फेमस है या पावरफुल है ना, तब भी तुम उसके वर्क को ऑब्जेक्टिवली जज करो। सो वर्क को जज करो, पर्सन को जज मत करो सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी पोजीशन पे, तुम जाके बोल दो कि नहीं भाई अच्छा लिखा है ना, ऐसा नहीं करना है। फिर थर्ड आता है इनका करेज। ठीक है, थर्ड आ जाता है इनका यहाँ पे करेज के बारे में बात करते हैं यहाँ पे आपका। तो ये सबसे रेयर क्वालिटी है। क्रिटिक को हिम्मत होनी चाहिए कि वो पॉपुलर या फेमस राइटर का भी जो गलती है उसको पॉइंट आउट करे, और ये ट्रेंड के अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा, तभी आप सच बोलोगे। फिर फोर्थ है इनका नॉलेज। ठीक है, नॉलेज के ऊपर ही बात कर रहे हैं। सो जो क्रिटिक है ये वेल रेड होना चाहिए, स्पेशली क्लासिकल राइटर्स, जैसे इन्होंने होमर को पढ़ा हो। तो जब तक तुम्हें रूल्स और ट्रेडिशंस की नॉलेज ही नहीं होगी, तुम प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कन्नूर। कन्नूर मीन्स गुड नेचर। मतलब क्रिटिसिज्म का जो टोन है ये हार्श या डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। तो पोप बोल रहे हैं कि क्रिटिक को ऐसा सिखाना चाहिए जैसे कि वो सिखा रहा है, ना कि किसी को चोट पहुंचा रहा है, ना कि किसी को हर्ट कर रहा है। मतलब तुम गाइड करो भाई, इंसल्ट मत करो तुम यहाँ पे। ठीक है, अब ये बात कर रहे थे इन्होंने रोल ऑफ रूल्स इन क्रिटिसिज्म को लिखे। अब यहाँ पे पोप ने क्लियरली न्यू क्लासिकल थिंकर, मतलब जो पोप है वो आपके न्यू क्लासिकल थिंकर है। सो वो रूल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उनका जो अप्रोच है वो बहुत ही रिजिड नहीं है। वो कहते हैं कि रूल्स कहीं से आर्टिफिशियली इम्पोज नहीं होते, वो नेचर से आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई ग्रेट जीनियस रूल ब्रेक करता है और वो रूल तोड़ने के बाद में भी अगर वो सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअली नेचर को और भी डीपर रूल को फॉलो कर रहा है। इसीलिए पोप बोलते हैं ग्रेट विट समटाइम्स मे ग्लोरियसली ऑफेंड, है ना। तो ये सारी चीजें वो बात कर रहे हैं। एंड राइज टू फॉल्स ट्रू, क्रिटिक्स डेयर नॉट मेन। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इस चीज को लेके होमर का। तो इन्होंने बोला था कि होमर भी कभी कभी रूल्स ब्रेक करते हैं, लेकिन उनकी जो फॉल्ट्स हैं वो भी ब्यूटीफुल लगती है ना, क्योंकि वो नेचुरल और पावरफुल होती है। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे ये आइडियल्स बताए थे अपने ऐसे को लेके। तो ये जो है ये उन्होंने सबसे पहले बताया था यहाँ पे रीजन को लेके। मतलब इमोशन के जगह लॉजिक और रैशनल जजमेंट से काम लेना। क्रिटिसिज्म जो है ये इमोशनल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो थॉटफुल और बैलेंस्ड होना चाहिए। फिर आता है यहाँ पे आपका नेचर आ जाता है। तो नेचर जो है यहाँ पे ये पोप के लिए अल्टीमेट स्टैंडर्ड है। ये फिजिकल नेचर नहीं बल्कि यूनिवर्सल ट्रूथ ऑर्डर है। तो जो भी आर्ट नेचर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है वही आर्ट यहाँ पे इन्होंने टाइमलेस बताई गई है। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे डेकोरम की। डेकोरम का मतलब होता है अप्रोप्रिएटनेस। स्टाइल और सब्जेक्ट का जो मैच है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर सीरियस टॉपिक है तो लैंग्वेज भी सीरियस होनी चाहिए। अगर मिसमैच कर दिया तुमने यहाँ पे तो अफेक्ट तुम्हारा कम हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा। फिर ये बात करें एंशियंट्स की, तो जैसे होमर और वर्जिल, तो पोप के लिए आइडियल मॉडल्स है क्योंकि उन्होंने नेचर को परफेक्टली एक्सप्रेस किया है। बैलेंस के बारे में बात करते हैं, ये भी कोर वैल्यू है, स्पेशली विट और जजमेंट के बीच में। एक्सेस किसी भी साइड की अगर तुम लोगे तो तुम्हारे में वहीं पे फ्लॉ आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है करेक्टनेस। तो करेक्टनेस का मतलब है टेक्निकल परफेक्शन, लैंग्वेज पॉलिश्ड हो, स्ट्रक्चर नीट हो
और लास्ट में यूनिवर्सैलिटी, यानी ग्रेट लिटरेचर वो है जो हर टाइम और हर ऑडियंस के लिए आपका रेलिवेंट हो। ठीक है, अब ये वो सारे लोग हैं जो इन्होंने अपने वर्क्स में मेंशन किए हैं, तो इनको एक बार रीड जरूर करना। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड आ जाए तो तुम अगर इन्हें रीड कर लोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स और राइटर्स का इन्होंने रेफरेंस दिया है। होमर उनके लिए सबसे सुप्रीम मॉडल है। क्यों? क्योंकि वो नेचर को डायरेक्टली एक्सप्रेशन की तरह उन्होंने बताया है। फिर ये वर्जिल को बता रहे हैं यहाँ पे आपका, वो एडमायर करते हैं क्योंकि उन्होंने होमर को डीपली स्टडी किया है, उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया है ना। फिर हॉरेस का आ जाता है। अब हॉरेस से पोप ने एस्से का फॉर्म लिया है, और लॉन्जाइनस से उन्होंने सबलिमिटी का कॉन्सेप्ट लिया है, और एरिस्टोटल से क्या लिया है उन्होंने, वो उनको अरिस्टोटल को फर्स्ट क्रिटिक मानते हैं जिन्होंने रूल्स को डिफाइन किया है। फिर ये आ जाता है यहाँ पे फ्रेंच क्रिटिक आ जाते हैं आपके यहाँ पे, निकोलस बोलियो। तो इनका भी काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है न्यू क्लासिकल डिसिप्लिन, यहीं से आता है बॉलियो से। ठीक है, और पर्सनल लेवल पर बात करोगे तो विलियम वॉल्श का आ जाता है यहाँ पे आपका, ये पोप के मेंटर थे जिन्होंने उन्हें करेक्टनेस पर फोकस करने को बोला। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली आप एक चीज ये भी देखोगे, पोप कुछ क्रिटिक्स को यहाँ पे अटैक भी करते हैं। जहां पे उन्होंने जिसको अटैक किया है वो आ जाता है आपका डेनिस का नाम यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो जॉन डेनिस को क्यों उन्होंने अटैक किया था? क्योंकि ये बहुत ओवर इमोशनल है। और फिर आ जाता है यहाँ पे आपके राइमर आ जाते हैं आपके यहाँ पे। तो ये पूरा नाम लिख लेना, आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो पता होना चाहिए। जॉन डेनिस को इन्होंने फॉर ओवर इमोशनल, है ना, इमोशनल ड्रामा के ऊपर ज्यादा उन्होंने बोला था यहाँ पे, और ये इनका नाम है यहाँ पे थॉमस राइमर। ठीक है, सो ये ओवर मैकेनिकल रूल को फॉलो करते हैं। तो ये इन्होंने एग्जांपल्स दिए थे जो अपनी एक्सट्रीम्स के अगेंस्ट है। यहाँ पे पोप ने इनका एग्जांपल दिया था दोनों का। ठीक है, हीरोइक कुपलेट को यहाँ पे बताया था, यहाँ पे पोप्स वेपन ऑफ चॉइस की तरह यहाँ पे। तो पूरा ऐसे आपका हीरोइक कुपलेट्स में लिखा गया है। मतलब आप लोग जानते हैं हीरोइक कुपलेट्स दो लाइंस के पेयर है जो राइम कर रहे हैं, मेक पेंटामीटर को फॉलो करते हैं। तो ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये खुद पोप के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है। बैलेंस, कंट्रोल, सिमेट्री। ठीक है, हर कुपलेट एक परफेक्टली बैलेंस थॉट्स होता है, जैसे किसी वेइंग स्केल के दो इक्वल पार्ट हो। इसी वजह से पोप को इंग्लिश लिटरेचर का मास्टर ऑफ हीरोइक कुपलेट भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट फेमस लाइन है आपके यहाँ पे जो यहाँ इस ऐसे से ली गई है यहाँ पे, है ना, जैसे अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है यहाँ पे। मतलब हाफ नॉलेज सबसे ज्यादा रिस्की होती है। टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, क्या है ये? ह्यूमन नेचर, यही आपका ह्यूमन नेचर का यूनिवर्सल ट्रुथ यही है यहाँ पे। फिर है ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड व्हाट ऑफ वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये विट क्या है? परफेक्ट एक्सप्रेशन है यूनिवर्सल ट्रुथ का। तो ये सारे के सारे आप इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ये सारे आपके कोट्स मेंशन कर रखे हैं। ये कंपैरिजन दे रखा है यहाँ पे पोप वर्सेस अर्लियर क्रिटिक्स को लेके, तो आप चाहो तो रीड कर लेना, बट देन इट इज ऑलवेज बेटर कि आप इनको एक बार रीड कर ही लो। देखो, अगर तुम सर फिलिप सिडनी, जॉन ड्रैडन और पोप को अगर ऐसे देखोगे ना यहाँ पे, तो इनको देखो डिफेंस, डिस्कशन और डिसिप्लिन में। सिडनी का डिफेंस ऑफ पोइजी एक प्रोज ऐसे है जहां वो पोइट्री को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो उनका टोन कैसा था? पैशनेट और इंस्पायरिंग था। उनका फोकस है पोइट्री का पर्पस क्या है। क्या है पोइट्री का पर्पस? टू टीच एंड डिलाइट। ठीक है, ये तो बोला है यहाँ पे आपके ड्राइडन ने, है कि नहीं है? और ड्राइडन का जो आपका ऐसे है, सॉरी सिडनी का टीच एंड डिलाइट है, ड्राइडन का जो ऐसे है, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ये एक डायलॉग फॉर्म में है, बैलेंस डिस्कशन जहां डिफरेंट व्यूज को कंपेयर किया जाता है। सो वो ड्रामा और उसके रूल्स पर फोकस कर रहे हैं और एक प्रैक्टिकल अप्रोच की भी बात कर रहे हैं। पोप का एन ऑन क्रिटिसिज्म सबसे रिफाइंड स्टेज है। यहाँ पे ये जो वर्क है ये एक वर्ड्स ऐसे है हीरो कुपलेट्स में। सो यहाँ फोकस है हाउ टू जज लिटरेचर प्रॉपरली। टोन विटी है, शार्प है और प्रिसाइज है। ठीक है, तो बस इस तरीके से इसको एक बार रीड कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा आपका। यहाँ पे ये की लिटरेरी टर्म्स है दैट यू कैन रीड ऑन योर ओन। ठीक है, अब ये क्यों इसका आपका ये पोयम इतना क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों ये आपके एग्जाम में इतना पूछी जाती है और इतना क्यों इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है? क्योंकि सबसे पहली बात, ये काम एक 21 साल के लड़के का था। मतलब अलेक्जेंडर पोप की मेच्योरिटी और कंट्रोल नेक्स्ट लेवल का था। सो ये इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्क्स है। विलियम शेक्सपियर के बाद सबसे ज्यादा लाइंस इसी से कोट की जाती हैं। और इस पोयम ने लिटरेचर को सिर्फ क्रिएट नहीं किया
बल्कि उसको जज करने का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया है। पोप ने प्रूव किया कि क्रिटिसिज्म भी एक आर्ट हो सकता है, सिर्फ आपका एक कोई फालतू का ड्राई एनालिसिस नहीं है। और ये ऐसे 18 सेंचुरी के लिए स्टैंडर्ड बन गया था यहाँ पे, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये वन लाइनर्स आप ध्यान में रखना यहाँ पे। ठीक है, इनको मतलब वन लाइनर्स क्या, इनको लेके आप एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ ही सकते हैं, तो दैट यू कैन रीड। गॉट इट? इसको देख लो एक बार आप यहाँ पे, ये सारा रीड कर लेना यहाँ पे, और ये एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पे एक बार एमसीक्यूज को फटाफट से यहाँ पे आपका देख लेते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप्स एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड इन, कौन से ईयर में इसको पब्लिश किया गया था? यहाँ पे आंसर बताइए एक बार फटाफट से, जस्ट अ सेकेंड। तो कौन से ईयर में इसको पब्लिश किया गया था यहाँ पे? तो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1711 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना। फिर आ जाता है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखा गया है ये यहाँ पे आपका? ये आपका एक डायरेक्टिक पोयम है यहाँ पे, जिसको हीरोइक कुप्लेट्स में लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर पोप्स फेमस लाइन अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग अपियर इन, कहाँ पे अपियर करता है ये एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में अपियर करता है, अभी अभी तो पढ़ा है हमने यहाँ पे। फिर आ जाओ, अकॉर्डिंग टू पोप द सुप्रीम स्टैंडर्ड फॉर बोथ राइटिंग एंड क्रिटिसिज्म इज, क्या है आपका सुप्रीम स्टैंडर्ड? क्या है यहाँ पे आपका, किस चीज को कंसिडर किया गया है? तो उन्होंने बोला है कि नेचर जो है ये आपका सबसे सुप्रीम स्टैंडर्ड है, नेचर को फॉलो करो आप यहाँ पे, और किसी चीज को फॉलो मत करो। दोज रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड आउट नेचर स्टिल बट नेचर मेथडाइज्ड इज, क्या मतलब है इसका? मतलब है क्लासिकल रूल्स आर सिंपली नेचर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेथड फॉलोइंग देम, मतलब फॉलोइंग नेचर, इनको फॉलो कर रहे हो तो मतलब तुम नेचर को फॉलो कर रहे हो यहाँ पे। फिर आता है पोप्स प्रिंसिपल द साउंड मस्ट सीम एंड एको टू द सेंस मीन्स, क्या मतलब है? इट मीन्स द म्यूजिकल साउंड ऑफ अ पोएम मस्ट मैच एंड रिफ्लेक्ट इट्स मीनिंग। ठीक है, तो ये दोनों साथ में चलना चाहिए। अगर स्लो लाइंस स्लो एक्शन है तो स्लो लाइंस में लिखो, फास्ट एक्शन है तो फास्ट लाइंस में लिखो। अकॉर्डिंग टू पोप द रूट कॉज नेवर फीलिंग वाइस ऑफ फॉल्टी क्रिटिसिज्म इज, क्या है? तो इसका फॉल्टी क्रिटिसिज्म आ जाता है आपका प्राइड की वजह से आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे, पोप डिफाइंस ट्रू विट एज, किस तरीके से उन्होंने ट्रू विट को बताया यहाँ पे? तो ट्रू विट जो है ये है नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड व्हाट ऑफ वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड की तरह बताया है। तो ये बोल रहे हैं कि विट जो है आपका ये कोई जोक या पन नहीं है, बल्कि विट आपका यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करता है। वर्ड्स आर लाइक लीव्स एंड वेयर दे मोस्ट अबाउंड मच फ्रूट ऑफ सेंस बीनीथ इज रेयरली फाउंड। तो ये लाइन में क्या है आपका यहाँ पे? सो ये जो लाइन है ये राइटर्स एंड क्रिटिक्स की है, जो वैल्यू स्टाइल करते, जो वैल्यू देते हैं स्टाइल और वर्ड्स को ओवर मीनिंग एंड सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन पोप्स एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, कौन सा आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था? तो ये था ड्राइडन का प्रीफेस टू फेबल्स। बाकी इन सब का इन्फ्लुएंस आपको इन सब के बारे में इस वर्क में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका पीडीएफ वगैरह आपके ऐप में आपको अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो मैंने समझाया है, एक बार इसको ढंग से पढ़ लिया तो कहीं नहीं जाने वाले हैं आपके नंबर इस टॉपिक को लेके। गॉट इट? सो जिन्होंने मेरा कोर्स ले रखा है या फिर नहीं लिया है, वो आपके इस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं विद्वान.in पे। और आज से आपका DSSB PGT का मैराथन, महा मैराथन स्टार्ट हो रहा है शाम 4:30 बजे से। सो जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 15 अप्रैल को एग्जाम है, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस मैराथन, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। ऑलराइट, so thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next class. Have a nice day.